क्या लगता है कि चुनाव के समय मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने की जरूरत भाजपा को क्यों पड़ी? एक दिन पहले प्रधानमंत्री जी आते हैं, प्रशंसा करके जाते हैं, अगले दिन ऐसा नोट 3 दिन तक नायब सैनी जी को उन्होंने मनाने का काम अटकाया। मैं आपने बताता जैसे हूँ, कि नलवा मैं हल्के कहता में हूँ, या मैं कहता आजाद हूँ, नगर में विकास कार्य मैं कराने कहता थे, हूँ, रणवीर सिंह गंगवा ने रोड अटकाया। मैं बताता हूँ उनको। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएस एक्सप्रेस। आज हम बात करेंगे हरियाणा की एक तरह से, हालांकि देश में, पूरे देश में लोकसभा चुनाव है। हम लोग हरियाणा और हिसार में फोकस करने वाले हैं क्योंकि हिसार से नलवा से विधायक और हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा हमारे साथ हैं। और लोकसभा चुनाव की अगर बात करें, टिकट की दौड़ में स्वयं ये तो एक तरह से डिक्लेयर नहीं करते थे, लेकिन लोग ये सोचते थे कि रणवीर सिंह गंगवा भी टिकट की दौड़ में शामिल हैं। लेकिन वहीं जो चेहरे थे कि अलग अलग, कुलदीप बिश्नोई, उधर से कैप्टन अभिमन्यु, रणवीर सिंह गंगवा, बहुत सारे नाम बीजेपी के आ रहे थे। उसी बीच में एक चेहरा अलग से जो चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, जो कि एक तरह से निर्दलीय थे और मंत्री थे, उनको भाजपा मैदान में उतारती है। तो उसको लेकर हम बात करेंगे रणवीर सिंह गंगवा जी से। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, टिकट की दौड़ में आप भी थे, हालांकि स्वयं आपकी जवान से हमने नहीं सुना, लेकिन लोग कहते थे कि इस बार रणवीर सिंह गंगवा को भाजपा मैदान में उतारेगी लोकसभा चुनाव में, तो टिकट कटी। क्या लगता है आपको? देखिए, हमने पहले डिक्लेयर किया हुआ था कि हमारा ही जो टिकट है वो कमल का फूल है, और कमल का फूल आज निश्चित तौर पर लोगों के दिलों के अंदर छाया हुआ है। टिकट किसको देनी है, किसको नहीं देनी, ये हाईकमांड का काम है। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि टिकट चाहे किसी को भी मिल जाए, वही जीत जाना है। अब चौधरी रणजीत सिंह जी को टिकट मिली है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ने यहाँ बुला करके उनको चाय पे भी बुलाया था, और न केवल नलवा हल्का बल्कि पूरे हिसार क्षेत्र से वो पहले से भी ज्यादा वोटों से जीतेंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जी, आपने तो घर पे बुलाया, चाय पानी भी आपने पिलाई। बहुत सारे जो टिकट की दौड़ में जो लोग थे, वो लोग चुनाव कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर भी नहीं पहुंचे, जैसे कैप्टन अभिमन्यु चौधरी, कुलदीप बिश्नोई, ये चेहरों की अगर बात करें तो। देखिए, ये मीडिया की बात हो सकती है। जहाँ तक आपने कुलदीप बिश्नोई जी की बात कही, भव्य बिश्नोई वहाँ आया, वहाँ आकर के उन्होंने समर्थन देने का काम किया। और कुलदीप बिश्नोई हमारे सीनियर नेता है, हो सकता है कहीं बाहर हो, जब उनका बेटा आ गया। विधायक भव्य बिश्नोई है। और दूसरी बात, जहाँ कैप्टन अभिमन्यु जी की है, उनको असम का प्रभारी लगाया गया है। वो बड़े नेता है, कहीं बाहर की भी ड्यूटियां लगती है। पार्टी जहाँ जिसको ड्यूटी देती है वो ड्यूटी करने का काम करते हैं। उनका बयान भी यही आया है कि हम सारे साथी मिलकर के और पहले से भी ज़्यादा वोटों से हमारे कैंडिडेट को जिताने का काम करेंगे। कैंडिडेट कौन हो, क्या हो, इस पे हम कभी चिंता करते नहीं। जैसे हालांकि आप भी दूसरे पार्टी से भाजपा में शामिल हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी का या कौन सा वो है कि जो कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी में ग्राउंड लेवल पे काम करने हैं, वर्षों से लोग भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं, उन लोगों को छोड़ के नए ऐसे चेहरे लेके आते हैं। अब अगर देखा जाए लोकसभा चुनाव में ज्यादातर चेहरे वो हैं कि जो कि कांग्रेस पार्टी से पहले संबंध रखते थे, वो चेहरे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य कर रही है, और इसको कार्य करते हुए देखते हुए अनेक जो अच्छे लोग हैं पार्टी के अंदर शामिल हो रहे हैं। ये नहीं है कि कांग्रेस के अंदर या कोई दूसरी जगह कोई अच्छे लोग नहीं है। जब उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं था तो वो लोग वहाँ काम करते थे, और आज जब उनको ये लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे जा रहा है, जिस तरीके से मनोहर लाल जी ने यहाँ कार्य किए और अब नायब सैनी जी कार्य उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी से सरकार चल रही है, उससे प्रभावित होकर के और लोग भी आते हैं, तो उनका भी स्वागत है। तो हर जगह पे अच्छे लोग होते हैं, और आज अच्छे लोग हैं जो है वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी भी उनको साथ लेकर के आगे बढ़ाने का काम कर रही है। तो जिंदल परिवार भी लगातार कयास से लगाए जा रहे थे कि भाजपा में शामिल होगा, लेकिन अंत समय में एक तरह के चुनाव की जैसे घोषणा उसके बाद शामिल होते हैं। क्या मानते हैं जिंदल परिवार का शामिल होना भाजपा में क्या कारण है? देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि जो अच्छे लोग हैं वो शामिल हो रहे हैं। जिंदल परिवार बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार है, और राजनीतिक परिवार के साथ साथ बहुत बड़ा औद्योगिक घराना जिंदल परिवार है। और ये मेरा सौभाग्य है कि उनका गांव भी नलवा है, जिनके जिस नाम से ये हल्का बना हुआ है, मेरा हल्का जो है वो वहाँ से हैं। और जो माननीय ओम प्रकाश जिंदल जी, जिनको प्यार से सब बाबूजी कहते थे, वो बहुत ही एक नीचे स्तर से उठ करके उन्होंने अपनी मेहनत से छोटी सी यूनिट लगा करके आज पूरे भारतवर्ष में नहीं बल्कि पूरे विदेशों तक उन्होंने साम्राज्य स्थापित करने का काम किया है। और आज जैसे मैंने कहा, चाहे कोई किसान है, चाहे व्यापारी है, चाहे दुकानदार है, चाहे कोई भी है,
हर वर्ग के लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश का गौरव विश्व पटल पर बढ़ाने का काम किया है, हर एक भारतवासी उससे गौरवान्वित महसूस अपने आप को करता है और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। तो हिसार की हम लोग बात करते हैं लोकसभा चुनाव में, यहाँ पे चौटाला परिवार के 3 कैंडिडेट एक तरह से मैदान में होंगे। रणजीत सिंह जी तो आ ही गए और 2 बहुएं अलग अलग पार्टियों से, इनेलो से, जेजेपी से मैदान में उतरने वाली है। चुनावी समीकरण क्या मानते हैं, क्या रहने वाला होगा? केवल और केवल मोदी परिवार जीतेगा, बाकी परिवारों की कोई कहानी कहीं भी नहीं है। मोदी परिवार जीतेगा। जो मोदी परिवार जो है, जो कमल का फूल लेकर के आया है, एक तरफा चुनाव में जो है उसका जीत होगी। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि पिछली बार हम लगभग मेरे ख्याल से 3.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे। इस बार 4 लाख से भी ज्यादा वोटों से हम हिसार से जो है वो जीतने वाले हैं। ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है, इससे कम नहीं होगा। तो जो खफा नेता है, जो नाराज नेता की ग्राउंड लेवल पे, हालांकि आप हो सकता है माइक पे आप ना कहें, आप स्वयं भी समझते हैं कि बहुत सारे नेता हैं जो नाराज हैं, क्या वो नेता भी खुलकर दिल से साथ देंगे, या ठीक है अंदर ही जो इशारा कर दिया कि हाँ ठीक है भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है, अंदर कहते कुछ और चलेगा? जो मोदी परिवार के अंदर शामिल हो गया और मोदी परिवार को जिसने समझ लिया, वो नाराज नहीं होता। वो जहाँ उसकी जो ड्यूटी लगती है वो ड्यूटी करने का काम करता है। हम भी अपनी ड्यूटी करेंगे, उस तमाम साथी मिलकर के करेंगे और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि रिकॉर्ड मतों से हम यहाँ से जीतेंगे। और न केवल यहाँ, बल्कि हम पूरे हरियाणा प्रदेश की 10 की 10 जो पार्लियामेंट की सीटें वो जीतेंगे। और पूरे अगर मैं देश की बात करूं तो निश्चित तौर पर जो है इस बार जो नारा आदरणीय मोदी जी ने दिया है कि अब की बार एनडीए 400 पार और धारा 370। लोग कहते हैं कि बीजेपी ने हरियाणा में 75 पार का नारा भी दिया था और हालात क्या रहे, वही हालात ही दोहरेगा कि एक तरह से लोकसभा चुनाव में 400 पार का? देखिए, बीजेपी ने नारा दिया था और बीजेपी ने सरकार बनाई भी है। और मैं ये कह सकता हूँ आपको कि इस बार जिस तरीके से धारा 370 टूटी है, भारतीय जनता पार्टी अकेली की सीटें कम से कम 370 ये प्रदेश देश की जनता देने का काम करेगी और एनडीए को मिलाकर के 400 पार निश्चित तौर पर हम जीतेंगे, क्योंकि आज और कोई विकल्प आज लोगों के पास है नहीं। तो हिसार की अगर बात करें, जैसे कि दुष्यंत चौटाला जी से मेरी कल ही परसों बात हुई थी, वो कह रहे थे यहाँ से तीसरा रिकॉर्ड कायम करने वाले हैं। पहले यहाँ से सांसद बने कम उम्र के, उसके बाद कम उम्र के उप मुख्यमंत्री बने, अब यहाँ से जेजेपी के सांसद बन के एक तरह से जाएंगे। अपनी राजनीतिक जमीन खोजने के लिए, अपनी राजनीतिक तौर पे जिंदा रखने के लिए पार्टियां जो भी हो चुनाव लड़ती है, वो भी लड़े, उनका स्वागत है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो यहाँ से जीतेगा, कमल का फूल जीतेगा, रिकॉर्ड मतों से जीतेगा। केवल और केवल अगर आप परिवार की बात करते हैं तो कोई चौटाला परिवार या और कोई नहीं जीतेगा, केवल और केवल मोदी परिवार यहाँ से जीतेगा। तो जैसे कि बृजेंद्र सिंह जो वर्तमान में सांसद थे, उनका भी कयास ये लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बार फिर से मैदान में आने वाले हैं, क्या मानते हैं आप? हालांकि सबसे ज्यादा मार्जिन से उन्होंने यहाँ से जीत हासिल की। देखिए, बृजेंद्र सिंह जी की जहाँ तक बात है, बृजेंद्र सिंह जो है उन्होंने एक सरकारी अधिकारी रहे हैं और उन्होंने नौकरी की है। राजनीतिक तौर पे उनकी अपनी कोई पहचान नहीं थी। उनके पिताजी हालांकि बड़े नेता हैं और वो कांग्रेस के नेता भी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी रहे हैं। लेकिन अगर मैं व्यक्तिगत तौर पे उनकी राजनीतिक बात करूं तो उनकी कोई राजनीतिक पहचान नहीं थी। वो सीधे नौकरी से आकर के और यहाँ उन्होंने चुनाव लड़ा था। और जैसे मैंने कहा कि केवल और केवल मोदी जी के नाम पे और भारतीय जनता पार्टी के जो अनगिनत कार्यकर्ता है, उनकी अनथक मेहनत से वो जो है इतने बड़े मार्जिन से जीते थे। अब अगर वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो उनको पता चल जाएगा कितनी लोकप्रियता उनकी है। तो आपको क्या लगता है कि चुनाव के समय मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने की जरूरत भाजपा को क्यों पड़ी? एक दिन पहले प्रधानमंत्री जी आते हैं, प्रशंसा करके जाते हैं, अगले दिन ऐसा नोटिफिकेशन जारी होता है कि चेहरा मुख्यमंत्री का कोई और। देखिए, भारतीय जनता पार्टी है, एक परिवार की पार्टी नहीं है, ना ही एक व्यक्ति की पार्टी है। इसमें किसी भी कार्यकर्ता को
नीचे से लेकर के मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है, मंत्री भी बनाया जा सकता है, और कोई पद भी केपी भी उसको जिम्मेदारी दी जा सकती है। ये इस बात से सिद्ध होता है। माननीय मनोहर लाल जी ने 9.5 साल तक बहुत अच्छे तरीके से कार्य किए, और उनके कार्य इतिहास में दर्ज हो गए हैं। उनके कार्य को हमेशा इस बात के लिए याद किया जाएगा, ट्रांसपेरेंसी के लिए, अंत्योदय के लिए, अंतिम व्यक्ति तक जो है वो लाभ पहुंचाने के लिए जो उन्होंने कार्य किए हैं, वो बेमिसाल कार्य जो करने का काम किया है। और विशेष रूप से अगर मैं बात करूं जो वंचित वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग के अंदर जो BCA वर्ग है, उनके लिए भी उन्होंने पंचायतों में आरक्षण दिया। नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम के अंदर भी उन्होंने आरक्षण देने का काम किया, और पंचायतों के अंदर और लोकल चुनाव के अंदर 50% महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया। बहुत कार्य उन्होंने करने का काम किया है, और ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही संभव है कि उन्होंने समम जैसे उन्होंने बताने का काम किया। 3 दिन तक जो आपने गिनवाई है वही गीत एक तरह से दुष्यंत चौटाला जी भी गाते हैं। वो कहते हैं हमारी सरकार, गठबंधन की सरकार में हमने पहल की, हम ये योजना हम लोग लेकर आए। मैं बताता हूँ आपको, 3 दिन तक नायब सैनी जी को उन्होंने मनाने का काम किया कि आप मुख्यमंत्री बनिए। जो चीज है दूसरी पार्टियों में मारामारी होती है, अगर इस तरीके से कर दे तो पार्टियां टूट जाती है। वहीं पार्टी का कैडर इस टाइप का होता है, इस टाइप के संस्कार भारतीय जनता पार्टी के हैं कि अपनी जगह पे दूसरे को बिठाने का काम किया हो। जहां तक आपने दुष्यंत चौटाला जी की बात कही, उन्होंने रोड़ा अटकाने का काम तो जरूर किया था। वो तो कहते हैं आपने रोड़ा अटकाया, आपने जैसे कि नलवा हल्के में या आजाद नगर में विकास कार्य कराने थे, रणवीर सिंह गंगवा ने रोड़ा अटकाया। मैं बताता हूँ उनको, वो 5 साल तक MP रहे। अगर आप, ठीक है कि मैं भी उनके साथ था, उनसे पूछ लेना कितने कार्य उन्होंने कराए थे। मैं बताता हूँ कि नलवा के अंदर मैंने क्या कराया है। कल वो गंगवा गांव के अंदर भी गया था, 72 करोड़ रुपए के कार्य आज गंगवा गांव के अंदर चले हुए हैं। 10.5 करोड़ रुपए की लागत से हमने वाटर टैंक आजाद नगर के अंदर बना करके और उसका वहां सबको पानी पहुंचाने का काम किया है। आज कैमिल रोड की हालत आप देख सकते हैं कि पहले क्या थी, आज क्या है। उनको भी कोई, ये भी कोई कह सकते हैं कि रणवीर गंगवा ने क्या किया है। उन्होंने किया था, इस पंचायत के बिल के अंदर भी रोड़ा अटकाने का काम जरूर किया था, और वो उसके अंदर कुछ भी उन्होंने नहीं दिया था। उस दिन चेयर मैंने की थी और मैंने वो बिल वापस उठाने का काम वहां से किया था। बाद में माननीय CM साहब से बात करके और दोबारा उस बिल को लाने का काम किया था। तो अंतिम सवाल आपसे, जो आपकी लोकसभा चुनाव के एक तरह से दौड़ में आप भी थे, उसमें से आपका एक तरह से टिकट कट गया, उसका मलाल है आपको? नहीं, ना तो मैं पहले दौड़ में था, ना आज दौड़ में हूँ, और ना आगे दौड़ में रहूंगा। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी जहां मेरी जिम्मेवारी लगाएगी वहीं मैं कार्य करूंगा। मैं संगठन का आदमी हूँ। संगठन जहां भी जिम्मेवारी लगाती है वहां कार्य किया जाता है। चाहे कोई भी जिम्मेदारी संगठन दे, संगठन चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी देते चुनाव लड़ेंगे, संगठन अगर कोई संगठन में कार्य करने की जिम्मेदारी देते तो संगठन में कार्य करेंगे। चलो, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा जी से हमने बातचीत की। टिकट कटने की उसको लेकर कोई मलाल नहीं है। कहते हैं संगठन जहां भी ड्यूटी लगाएगी वहां खड़े होकर मैं काम करने के लिए तैयार हूं। वहीं पे बहुत सारे सवाल थे, आपने सुन ही लिए। उसमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, बताइए कि जो इन्होंने बात की, जो सवाल हमने पूछे आपको कैसे लगे, और जो इन्होंने बात की वो आपको कहीं कहाँ तक सही लगती है, उस पर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके अवश्य बताइएगा।